ये कहानी दो जुड़वा बहनों की है जिनका नाम अंजू और मंजू था। वो दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसी लगती थी और ज्यादातर एक जैसे कपड़े भी पहनती थी, इसलिए उन दोनों को पहचान पाना बहुत मुश्किल था। बचपन से ही मंजू बहुत शैतान थी। वो हमेशा अंजू जैसे दिखने का फायदा उठाती थी और अंजू बिल्कुल मंजू के विपरीत थी। उसका स्वभाव बहुत विनम्र और अच्छा था। वो हमेशा अपनी बहन को समझाती रहती थी। एक दिन वो दोनों बाजार गए हुए थे। बाजार में मंजू अंजू से कहती है, चल ना अंजू, किसी को उल्लू बनाते हैं। क्या मंजू, तुझे तो हर टाइम मस्ती सूझती रहती है। घर चल, देर हो रही है, माँ गुस्सा करेंगी। चल लेंगे ना, लेकिन पहले किसी को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं, बहुत हो गया। उल्टे पुल्टे काम तू करती है और डांट मुझे खानी पड़ती है। और सुन, वो पड़ोस वाली विमला आंटी के साथ कल क्या किया था तूने? क्यों, कुछ कह रही थी क्या? हाँ, मुझे कह रही थी कि आजा, तुझे सबक सिखाती हूँ। बता, क्या किया था तूने? कुछ नहीं, मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने उनको उल्टा जवाब दे दिया था। फिर जब उन्होंने कहा कि वो मम्मी से मेरी शिकायत कर देंगी, तो मैंने भी कह दिया कि हाँ, मैं देख लूंगी, मेरा नाम अंजू है, अंजू। इसका मतलब तूने विमला आंटी के सामने ये दिखाया कि तू अंजू है। रुक जा, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर अंजू मंजू को मारने के लिए भागने लगी। भागते भागते वो दोनों घर पहुँच जाती हैं। उन दोनों को पहचान पाना बहुत मुश्किल था। कई बार तो उनके खुद के माता पिता उन्हें पहचानने में गलती कर देते थे और इस बात का मंजू बहुत फायदा उठाती थी। वो हमेशा कुछ भी शरारत करती तो डांट बेचारी अंजू को खानी पड़ती थी। उस दिन भी बाजार से घर लेट आने के चलते अंजू को ही डांट खानी पड़ी। फिर उसी दिन शाम को अंजू मंजू से बोली, मिल गया ना तुझे चैन मुझे डांट खिलवाकर? अरे यार, क्या इतनी टेंशन लेती है? कुछ सालों बाद हमारी शादी हो जाएगी, फिर तू कहाँ और मैं कहाँ। समय के साथ मंजू धीरे धीरे और चालाक और कामचोर होती गई और अंजू उतनी ही मेहनती और संस्कारी होती गई। लेकिन दोनों बहनों की किस्मत ने उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं होने दिया। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो गई। बड़े भाई की शादी अंजू से और छोटे भाई की शादी मंजू से हो गई। अंजू को घर का सारा काम आता था, खासकर वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी, जबकि मंजू ने कभी कोई काम नहीं सीखा। इसी तरह एक दिन मंजू बैठकर टीवी देख रही थी, तभी उसके पास उसकी सास आकर कहती है, बहू, बैठकर टीवी बाद में देख लेना, जाओ पहले कपड़े धो लो। मम्मी जी, आप अंजू से कह दो ना, सुबह से मैं ही तो सारा काम कर रही हूँ। मैंने ही बर्तन धोए हैं, मैंने ही खाना भी बनाया है। अच्छा, सॉरी बेटा, मुझे लगा वो सब काम अंजू ने किया है। नहीं नहीं मम्मी जी, सारा काम मैंने किया है, वो तो बस अभी सोकर उठी है। अच्छा जी, रुको तो जरा, अभी खबर लेती हूँ उसकी। मनोरमा गुस्से में अंजू के पास गई, जो झाड़ू लगा रही थी। दिन भर या तो टीवी देखती हो या मोबाइल में लगी रहती हो, ये कोई समय है झाड़ू लगाने का? लेकिन मम्मी जी। चुप हो जाओ। अरे अपनी बहन से कुछ सीखो, कितना काम करती है बेचारी। अपनी सासू माँ की बात सुनकर अंजू समझ जाती है कि उसकी बहन मंजू ने सास को भी बेवकूफ बना दिया है। वो अपनी सास से कुछ नहीं कहती और चुपचाप झाड़ू लगाती रहती है। बेचारी अंजू सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम करती थी, लेकिन फिर भी सासू माँ से उसे डांट ही खानी पड़ती थी। इसी तरह एक सुबह मनोरमा मंजू से कहती है, बहू चल साथ में मिलकर खाना बनाते हैं, मेरा बहुत दिनों से खाना बनाने का मन कर रहा है। ठीक है मम्मी जी, आप रसोई में चलिए, मैं आ रही हूँ। मनोरमा रसोई की तरफ चली जाती है और मंजू सीधा अंजू के कमरे में जाती है और कहती है, अंजू, तुझे मम्मी जी रसोई में बुला रही हैं, खाना बनाने में मदद करवाने के लिए। ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ। मंजू ने एक बार फिर अंजू को बेवकूफ बना दिया था। अंजू को तो पता ही नहीं था कि उसकी सास ने उसे नहीं मंजू को रसोई में बुलाया है। आ गई, कहाँ रह गई थी? अच्छा जल्दी जल्दी आटा गूंद दे, मैं सब्जी बना देती हूँ। ठीक है मम्मी जी। अंजू ने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आटा गूंद दिया था, जिसे देखकर मनोरमा बहुत खुश होती है और कहती है, क्या बात है मंजू बहू, तुमने इतनी जल्दी और इतना अच्छा आटा गूंद दिया। अरे अपनी बहन अंजू को कुछ सिखाती क्यों नहीं हो, उसको तो कुछ भी नहीं आता। अंजू समझ गई थी कि उसकी सास उसे मंजू समझ रही है
और वो ये भी समझ गई थी कि कामचोर मंजू ने काम से बचने के लिए उसे रसोई में भेज दिया है। उसे मंजू पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। इसी तरह समय व्यतीत होता रहा। मनोरमा की नजरों में घर का सारा काम मंजू करती थी और अंजू दिन भर टीवी देखती थी। लेकिन सच तो कुछ और ही था। परंतु धीरे धीरे मनोरमा को कुछ गड़बड़ लगने लगी और उसने फैसला कर लिया कि वो सच्चाई का पता लगा कर रहेगी। समधन जी तो अंजू की बहुत तारीफ करती थी, फिर यहाँ आकर अंजू को क्या हो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजू घर का सारा काम करती है, लेकिन मंजू मेरे सामने काम का क्रेडिट ले लेती है। लेकिन नहीं, बेचारी को खुद मैं पूरे दिन मेहनत करते हुए देखती हूँ। हो ना हो, मुझे सच का पता लगाना ही होगा। ऐसा सोचकर मनोरमा वहाँ से सीधा मंजू के कमरे में जाती है और उससे कहती है, बहू सुनो, उस दिन तुमने जो गाजर का हलवा बनाया था, मुझे वो हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, मेरे लिए बना दो। इसमें कौन सी बड़ी बात है मम्मी जी, आप टीवी देखो, मैं अभी बना कर लाती हूँ। नहीं बहू, मुझे वो हलवा खाना भी है और उसकी रेसिपी भी सीखनी है, इसलिए मैं भी तेरे साथ रसोई में रहूंगी। तू मुझे बताते रहना कि तू हलवा कैसे बनाती है। आप बैठो ना मम्मी जी। नहीं बहू, चलना, मुझे भी सीखना है। मनोरमा जिद पर अड़ गई थी। तो वहीं मंजू की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि आज तक उसने कभी कुछ बढ़िया नहीं बनाया था, जबकि मनोरमा को लगता था कि मंजू ने ही पूरी रसोई संभाल रखी है। लेकिन मंजू इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती थी? उसने फौरन दिमाग दौड़ाया और उसे एक आइडिया आया। मम्मी जी, मैं रसोई में जाकर तैयारी करती हूँ, जब तक आप ड्राई फ्रूट्स ले आइए। ड्राई फ्रूट्स के लिए तो मुझे अपने कमरे में जाना पड़ेगा। तू यहीं रुक, मैं भी ड्राई फ्रूट्स का डब्बा लेकर आती हूँ। मनोरमा जैसे ही अपने कमरे में जाती है, वहाँ पर अंजू आ जाती है। उसने सेम टू सेम मंजू जैसी साड़ी पहन रखी थी। वो जानती थी कि अगर आज उसने मंजू का साथ नहीं दिया तो मंजू फंस जाएगी, इसलिए वो कहती है, तू मेरे कमरे में जा, मैं मम्मी जी के साथ रसोई में जाकर हलवा बनवा दूंगी। पक्का ना? तू सब संभाल लेगी ना? हाँ, तू जा यहाँ से, मुझे भी पता है तुझे कितना हलवा बनाना आता है। जल्दी जा, नहीं तो मम्मी जी आ जाएंगी। अंजू नहीं चाहती थी कि उसकी बहन को डांट पड़े, इसलिए वो मंजू बनकर रसोई में काम करने लगती है। उसने अपनी सास को मंजू बनकर ही हलवा बनाना सिखाया। हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना था, लेकिन हलवा बनाते समय अंजू का हाथ कढ़ाई में चिपकने के कारण जरा सा जल गया था। ये देखकर मनोरमा अपने मन में सोचती है, मैं अपने साथ मंजू बहू को रसोई में लाई थी, तो अगर हाथ जला है तो वो मंजू बहू का हाथ जला होगा। अब मेरे लिए ये पता लगाना आसान हो गया है कि असल में कौन काम करता है और कौन काम की वाहवाही लूटता है। ऐसा सोचने के बाद मनोरमा कहती है, बहू, तुम अपनी बहन को क्यों नहीं समझाती हो? तुम्हारे संस्कार कितने अच्छे हैं और एक तुम्हारी बहन है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। मनोरमा की बात सुनकर अंजू को बहुत दुख होता है। वो अपनी सास से सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन अपनी बहन के बारे में सोचकर वो चुप रह जाती है। अगली सुबह जब अंजू घर का सारा काम कर रही थी, तब मनोरमा की नजर उस पर ही थी। उसने अंजू के हाथ का निशान देख लिया। फिर लगभग 2 घंटे के बाद वो मंजू के पास गई और बोली, मंजू बहू, जरा मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मम्मी जी, मैं बहुत थक गई हूँ, देखिए ना, सुबह से कितना काम किया है मैंने। आप अंजू को बोल दीजिए, एक कप चाय तो बना ही सकती है। ठीक है बहू। मनोरमा अब समझ गई थी कि उसे जैसा लगता था वैसा बिल्कुल नहीं है। असल में घर का सारा काम अंजू करती है और काम का क्रेडिट मंजू ले लेती है। मनोरमा हॉल में जाकर दोनों बहू को अपने पास बुलाती है और मंजू से कहती है, तूने मुझसे हमेशा झूठ बोला, घर का सारा काम अंजू बहू करती है और तू डांट भी उसी को खिलवा देती है। तुझे कुछ नहीं आता। तूने हमेशा अपनी बहन की मेहनत को अपना बताकर वाहवाही लूटी। वो बेचारी घर के काम और रसोई में लगी रही और मेरी डांट भी सुनती रही। मनोरमा लगातार मंजू को डांट रही थी, लेकिन तभी मंजू ने फिर से झूठ बोलने की कोशिश की। नहीं मम्मी जी, सारा काम मैं ही करती हूँ। कल आपके साथ गाजर का हलवा भी तो मैंने बनवाया था, तब आप भी तो वहीं पर थी। वहीं पर थी इसलिए सच्चाई का पता लगा पाई। अगर तूने हलवा बनाया तो जरा दिखा अपनी कलाई, जो हलवा बनाते समय जल गई थी, दिखा। अब मंजू अपने हाथ पीछे किए बिल्कुल चुप खड़ी थी, क्योंकि अब उसकी चोरी पकड़ी गई थी। उसके बाद मनोरमा ने अंजू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा,
मुझे माफ कर दो बेटी, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि इस घाव के ठीक हो जाने के बाद तुम और कोई दर्द नहीं झेलोगी अपनी उस कामचोर बहन के खातिर। मम्मी जी, मंजू थोड़ी शैतान है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद अंजू के मुंह से मंजू की तारीफ सुनकर मनोरमा कहती है, देख रही है मंजू, तेरी वजह से इसने कितनी डांट सुनी है, लेकिन फिर भी तेरी तारीफ कर रही है। अरे कुछ सीख इससे। मंजू अपनी सास और अपनी बहन से माफी मांगती है और उस दिन से वो भी घर का सारा काम सीखकर अपनी बहन का हाथ बटाने लगती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। सौतेली माँ और जादुई लहंगा। एक शहर में विशाखा नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ दामिनी और सौतेली बहन प्रियंका के साथ रहती थी। विशाखा जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माता की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। प्रियंका के पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद विशाखा के पिता की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। तब से लेकर अब तक विशाखा अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रह रही थी, लेकिन तब से सौतेली माँ ने विशाखा पर खूब जुल्म किए, परंतु विशाखा अपनी सौतेली माँ की बहुत इज्जत करती थी, इसलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती थी। इसी तरह एक दिन, मैं माँ का प्यार कब जीत पाऊंगी? वो मुझसे हमेशा नफरत ही करती रहती हैं। मैं कितना भी अच्छा काम कर लूं, वो मुझे कभी प्यार की नजरों से नहीं देखती। आखिर मेरी क्या गलती है? विशाखा इतना सोचकर किचन में जाती है। खाना देखकर उसे भूख लगने लगती है। वो थोड़ा सा खाना लेकर उसे खाने बैठ जाती है। तभी वहाँ पर विशाखा की सौतेली माँ दामिनी आती है। ए चुड़ैल, किसे पूछकर खाना खा रही है? हाँ? वो माँ, क्या है ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए मैंने खाना निकाल कर खा लिया। अब से इसे अपने बाप का घर मत समझ। अब ये तेरे बाप का घर नहीं है, अब ये मेरा और मेरी बेटी का घर है और तो इस घर की नौकरानी है, समझी? इस घर में सांस लेने से पहले भी तुझे मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी। इस बार तुझे माफ कर दिया मैंने, लेकिन अगली बार से अगर तू मुझे अपने मन की करती दिखी तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। ठीक है माँ, मैं आज से सब कुछ आपसे पूछ कर ही करूँगी। उसके बाद विशाखा की सौतेली माँ वहाँ से बाजार चली जाती है और बाजार से बहुत सारी मिठाइयाँ, समोसे, जलेबियाँ इत्यादि चीजें लेकर आती है और अपनी बेटी प्रियंका को आवाज लगाती है। अरे प्रियंका बेटी, कहाँ है तू? मेरी लाडो, जरा मेरे पास तो आना। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी खाने की चीजें लाई हूँ। ये सुनकर प्रियंका फटाफट अपनी माँ के पास जाती है और बहुत सारी खाने की चीजें देखकर बहुत खुश होती है। ये सारी चीजें मेरे लिए है मम्मी। बेचारी विशाखा एक कोने में खड़े होकर ये सब देख रही थी। उसका भी समोसे जलेबियां खाने का बहुत मन था। तभी दामिनी उसे देख लेती है और कहती है, ए लड़की, यहाँ खड़े होकर मेरी बेटी के खाने पर नजर लगा रही है, जा जाकर अपना काम कर। विशाखा का ध्यान खाने पर इतना था कि उसे अपनी सौतेली माँ की आवाज सुनाई नहीं देती। वो एक टक खाने को देखती रहती है और मन ही मन सोचती है, काश माँ मुझे भी इतना प्यार करती और इतने प्यार से स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीजें खिलाती। ऐसा सोचते सोचते विशाखा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी प्रियंका की नजर विशाखा पर पड़ती है। मम्मी देखो ना, कितनी गंदी लड़की है, आपके कहने के बावजूद यहाँ से नहीं गई और मेरे खाने को कैसे घूर रही है। प्रियंका की बात सुनकर दामिनी विशाखा से कहती है, अरे तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? मेरी बेटी को नजर लगाएगी क्या? एक बार में तुझे मेरी बात समझ नहीं आई क्या? जा जाकर अपना काम कर। विशाखा उदास होकर घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह विशाखा रोज रोज पूरे घर का काम करती रहती थी और उसकी सौतेली माँ उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। इसी वजह से एक दिन विशाखा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए वो कोई भी काम नहीं कर पाती है। तभी उसके रूप में उसकी सौतेली माँ आकर कहती है, ए लड़की,
अभी तक तूने घर का कोई काम नहीं किया, सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। घर का काम तेरी मरी हुई माँ करेगी क्या? माँ, मैं रोज घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत तेज बुखार है। मैं आज घर का काम नहीं कर पाऊंगी। बहाने बनाना तो कोई तुझसे सीखे। कोई तबीयत खराब नहीं है तेरी। चल उठ और घर के काम कर, नहीं तो 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा तुझे। अपनी माँ की बातें सुनकर बेचारी विशाखा घबरा जाती है और अपने बिस्तर से उठकर खड़ी होती है। विशाखा की तबीयत इतनी खराब थी कि वो जैसे ही खड़ी होती है उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। ये सब देखकर दामिनी को और गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहती है, बहाने मारने के साथ साथ तुझे नाटक करना भी आ गया। मैं समझ गई, तेरा अब घर के कामों में मन नहीं लगता। अगर घर के काम नहीं करेगी तो इस घर में रहने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। चली जा यहाँ से। अब मैं तुझे अपने घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहकर दामिनी विशाखा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। बीमार हालत में भी विशाखा चलते हुए एक नदी किनारे पहुंचती है और वहीं पेड़ के नीचे बैठकर ठंडी हवा में आराम करने लगती है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, विशाखा, तुम्हारा शरीर तो बहुत गर्म है, क्या तुम्हें बुखार है? हाँ, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही। लेकिन आप कौन और आपको कैसे पता कि मेरी तबीयत खराब है? जिस पेड़ के सहारे तुम बैठी हो, मैं वही पेड़ बोल रहा हूँ। तुम्हें तो घर में आराम करना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत यहाँ और ज्यादा खराब हो सकती है। पेड़, मेरे पास कोई घर नहीं है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि आज मैंने घर का कोई काम नहीं किया था। वो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और मुझे खाने के लिए सड़ा हुआ खाना देती है। अच्छा, तो ये बात है। तुम चिंता मत करो विशाखा, मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा दे रहा हूँ। तुम इस लहंगे को पहनकर जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। इतना कहकर वो जादुई पेड़ विशाखा को एक लहंगा दे देता है। विशाखा तुरंत वो लहंगा पहन लेती है। अरे वाह, ये लहंगा तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। हे जादुई लहंगे, मुझे एक घर दे दो और उसमें खाने पीने की बहुत सारी चीजें जैसे समोसा, जलेबी। विशाखा के इतना कहते ही उसी जगह एक घर बनकर तैयार हो जाता है। जब विशाखा उस घर के अंदर जाती है तो वहाँ बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं जिन्हें देख विशाखा बहुत खुश होती है। अरे वाह, यहाँ तो खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तुम बहुत अच्छे हो जादुई लहंगे। विशाखा तुरंत सारी चीजें खाने लगती है और जादुई लहंगे की मदद से बहुत अमीर हो जाती है और शान और शौकत से अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगती है। दूसरी तरफ दामिनी और उसकी बेटी दिन पर दिन कर्जे में डूबते जाते हैं। एक दिन कर्जे वाला उनके घर आकर उनसे घर छीन लेता है और उन्हें घर से बेघर कर देता है। दामिनी और प्रियंका की अब भीख मांगने की नौबत आ जाती है। एक दिन जब विशाखा गाड़ी से मार्केट में घूम रही थी तो उसने अपनी सौतेली माँ और बहन को भीख मांगते हुए देखा। अरे, ये तो प्रियंका और माँ हैं, लेकिन ये भीख क्यों मांग रही हैं? विशाखा उनके पास जाती है। तब प्रियंका और उसके सौतेली माँ विशाखा को सारी बात बताती है। आप चिंता मत कीजिए माँ, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। विशाखा अपनी सौतेली माँ और बहन को लेकर अपने घर जाती है। दामिनी को अपनी गलतियों का एहसास होता है। शर्मिंदा होकर उसकी नजरें झुक जाती है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए, तुझसे बहुत नफरत की, तुझे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन फिर भी वो सब भुलाकर तूने हमारी मदद की। तेरे जैसा दिल सबके पास नहीं होता बेटी, मुझे माफ कर दे। आप मुझसे बड़ी हैं माँ, आप मुझसे माफी मत मांगिए। वो कहते हैं ना, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इस तरह तीनों माँ बेटी अपनी जिंदगी खुशहाल से व्यतीत करने लगती हैं।
किसी गांव में आशु नाम का एक लड़का अपनी माँ बिंदु के साथ रहता था। आशु के घर के हालात खराब थे और उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वो कबाड़ बीनने का काम किया करता था। उसी से उनका घर चलता था। आशु, आशु उठ बेटा, कबाड़ इकट्ठा करने नहीं जाना क्या? थोड़ी देर सोने दो ना माँ, चला जाऊंगा। वैसे भी तो रोज ही जाता हूँ, आज थोड़ी देर से जाऊंगा तो क्या आफत आ जाएगी, और मिलने वाला तो कबाड़ ही है ना। बेटा, काम चाहे जैसा हो, अगर सच्चे मन से करोगे ना तो सफल जरूर होगे। माँ, तुमसे कौन बहस करे, लो उठ गया। आशु उठकर नहाता है और खाना खाकर अपनी पुरानी बोरी लेकर निकल जाता है और घर घर जाकर पुरानी रद्दी लेने लगता है और सारी जगहों से कचरा उठाकर भंगार वाले को बेचने चला जाता है और कबाड़ा बेचकर वहाँ से अच्छी खासी रकम ले आता है। उन्हीं पैसों से आशु के घर का चूल्हा जलता था। एक दिन आशु रोज की तरह कबाड़ इकट्ठा करने गया। रास्ते में उसे जंगल के पास एक पुरानी थाली पड़ी हुई मिली। आशु ने उसको कबाड़ समझकर अपनी बोरी में डाल लिया और आगे कबाड़ बीनने के लिए निकल गया। उस दिन उसने खूब सारा कबाड़ इकट्ठा किया था। कबाड़ को भंगार वाले को बेचकर आशु ने अच्छे पैसे कमाए, लेकिन रास्ते में घर आते समय कुछ गुंडों ने आशु को पकड़ लिया और उसके सारे पैसे छीन लिए। बेचारा आशु वही फटा पुराना बोरा लेकर घर वापस पहुंचा और अपनी माँ को सारी बात बताई, लेकिन तभी आशु के कबाड़ वाले बोरे से वही जंग लगी पुरानी थाली निकलकर गिर पड़ी। आशु उस थाली को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने वो थाली तो भंगार वाले को बेच दी थी, लेकिन ना जाने वो थाली बोरी में ही कैसे छूट गई थी। बिंदु तब तक अंदर से एक अनाज का डब्बा लाती है और उल्टा करके आशु को दिखाती है। उनके घर में कुछ भी नहीं था। उस डब्बे में सिर्फ एक ही दाना था। वो एक दाना भी निकलकर उस थाली में गिर गया। देखते ही देखते एक चावल का दाना उस थाली में गिरकर पूरी थाली चावल से भर गई। ये सब देखकर आशु हैरान रह गया और अपनी माँ से बोला, माँ, ये कैसे हो सकता है? ये थाली चावल से कैसे भर गई? अरे, ये कैसा चमत्कार है। आशु तुरंत दौड़कर पड़ोसी रमेश के घर गया और उससे दाल का एक दाना मांग कर लाया और उसने वो दाल का दाना उस थाली में डाला और देखते ही देखते वो एक दाल का दाना बहुत सारी दाल में बदल गया। बेटा, मुझे तो ये जादुई थाली लगती है। सच बता, तुझे किसने दी? आशु ने बिंदु को सारी बात सच सच बता दी। अच्छा, तो फिर ये थाली सच में करामाती जादुई थाली है, लेकिन क्या पता इसके अंदर कोई भूतिया शक्ति हो। अरे माँ, ये थाली जादुई हो या भूतिया, लेकिन ये हमारे लिए भगवान के वरदान से कम नहीं है। हाँ बेटा, तू कह तो ठीक रहा है। शायद भगवान को हमारी हालत पर दया आ गई और उन्होंने ही ये चमत्कार किया हो। उसके बाद बिंदु ने चूल्हे में लकड़ी जलाई और फटाफट दाल चावल बना लिए और माँ बेटे ने मिलकर पेट भर के खाया। अगली सुबह बिंदु अड़ोस पड़ोस से अलग अलग तरह की चीजें मांग कर लाई और आशु ने वो सभी अनाज के दाने एक एक कर उस थाली में डाले और सभी चीज भर भर कर डब्बे में रख ली। बेटा, आज से तुम कबाड़ी का मुश्किल काम नहीं करोगे। तो माँ, क्या काम करूँगा मैं? अब तुम मंडी में अनाज बेचने का काम करोगे। बिंदु ने सभी तरह के अनाज और मसाले थैलों में भरकर एक ठेले में रख दिए और आशु को मंडी भेज दिया। आशु का सारा अनाज बहुत अच्छी किस्म का होने के कारण हाथों हाथ बिक गया। कुछ ही घंटों में आशु खूब सारे पैसे लेकर घर लौटा। आज तो माँ बेटे की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन तभी बिंदु को एक तरकीब सूझी और उसने एक का सिक्का निकाला और उस थाली में डाल दिया। पलक झपकते ही उसके अंदर सिक्कों का भंडार लग गया। उसके बाद उनके वारे न्यारे हो गए। उसके बाद बिंदु ने एक 100 का नोट निकाला और थाली में डाल दिया और फिर से वैसा ही हुआ। पूरी थाली 100 के नोट से भर गई और ऐसे ही उन दोनों ने मिलकर बार बार 100 का नोट थाली में रखकर पूरा एक बोरा 100 के नोट से भर लिया। फिर बिंदु ने गांव के एक सबसे अच्छे कारीगर को बुलाया और उसको एक अच्छा सा घर बनाने का ऑर्डर दे दिया। उसे उन्होंने बोरी भरकर पैसे दिए। बोरी में पैसे भरे देख कारीगर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कुछ ही हफ्तों में एक अच्छा आलीशान घर बनाकर तैयार कर दिया।
उस घर को देखकर पूरा गांव हैरान था। पूरे गांव में अफवाह फैल गई कि आशु की लॉटरी लग गई। सब लोग उनसे तरह तरह की मदद मांगने आने लगे और कुछ ही समय में आशु और बिंदु सबके चहेते बन गए। लेकिन आशु के पड़ोसी रमेश को ये बात बिल्कुल रास नहीं आई जब बिंदु को गांव का मुखिया बना दिया गया। रमेश और उसकी पत्नी दिन रात आशु के घर पर नजर बनाए रखते। ऐसे ही एक रात रमेश आशु के घर की छत पर चढ़ गया और जिस कमरे में रोशनी हो रही थी उसी कमरे के रोशनदान से झांक कर देखने लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि आशु ने एक सोने का सिक्का उस थाली में डाला और वो थाली सोने के सिक्कों से भर गई। तभी आशु अपनी माँ से बोला, माँ, हमें सारे सोने के सिक्के गांव के विकास में लगा देंगे। हाँ बेटा, क्यों नहीं। रमेश ये सब देखकर जल भुन गया और घर आकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। रमेश और उसकी पत्नी ने मिलकर जादुई थाली को चुराने का प्लान बनाया और अगली रात जब आशु और उसकी माँ सो रही थी तो रमेश उसी रोशनदान से आशु के कमरे में घुस गया और वो पुरानी थाली चुरा कर ले आया। घर आकर दोनों पति पत्नी ने मिलकर कुछ पैसे और एक हार उस थाली में रख दिया। लेकिन देखते ही देखते सब कुछ पत्थर में बदल गया और वो पत्थर उन दोनों पर ही बरसने लगे। उन पत्थरों से उन दोनों को बहुत चोटें आईं। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए आशु को बहुत तेज पुकार रहे थे। आशु की भी नींद खुल जाती है और वो अपनी माँ के साथ नीचे आता है। उसके बाद रमेश और उसकी पत्नी मिलकर आशु से माफी मांगने लगे और आशु ने हाथ जोड़कर उस थाली से माफी मांगी और वो थाली अपने आप ही आशु के कमरे में वापस चली गई। अब रमेश और उसकी पत्नी के साथ साथ सारे गांव वालों को पता चल गया था कि ये जादुई थाली का प्रयोग सिर्फ आशु ही कर सकता है। उस दिन के बाद से किसी ने भी आशु की जादुई थाली को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करी। अब आशु की जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगा।